हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में मैं वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी देखिए, इसमें चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और इसके पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वन शॉट, ये 7वां वीडियो है और अभी 9 वीडियो और रहेंगे। बस हो जाएंगे आपका डे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और आपको इसके फिर हम लोग क्या थोड़े क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जिसको भी अगर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन अभी अगर स्टार्ट करना होगा तो वो आने का ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। चलिए, तो अभी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। केमिकल काइनेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले, स्पीड के बारे में बात करने वाले। थर्मोडायनामिक्स में हीट के बारे में बात कर रहे थे, इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड से मतलब कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके फैक्टर्स और उसके मैकेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो पहले देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखो, अभी कोई भी रिएक्शन जब लेंगे तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, मतलब रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा उसके अंदर। ओके, तो डेफिनेशन देखिए कैसे बनाया इसका। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन हम दो टाइप के यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक एक बहुत इजी है, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट, आप एवरेज कैसे निकालते हैं, सब लोग 4 लोग हैं, 4 लोगों का सम करके 4 से डिवाइड करते हैं, वैसे एवरेज यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जरा ध्यान दीजिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल मेन है। एवरेज मतलब 4 लोग 5 लोग, फिर उनको उतने से डिवाइड करते हैं, वैसे इंटरवल यहाँ पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे बोल रहे थे यहाँ पर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है रिएक्टेंट होगा या फिर प्रोडक्ट होगा, और चेंज इन टाइम। जैसे मान लीजिए सी कॉन्सेंट्रेशन, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन, जेड मतलब प्रोडक्ट, मतलब जेड नहीं होता है एक्चुअली, 2 है, जेड नहीं 2 है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसा होगा। तो आएगा डेल्टा सी टाइम T2 माइनस T1, ये डेल्टा T, ये ऐसा याद रखना। तो अब हमने एक एग्जांपल लिया फॉर रिएक्शन, देखो जनरल, एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं A to B। तो अब इसको कैसे लगाना, देखो एवरेज में डेल्टा लगाना, देखो एवरेज रेट इक्वल्स टू, जब आप रिएक्टेंट आता है तो माइनस साइन, देखना ये देखो माइनस साइन लगाइए, ये माइनस साइन बताना है आपको। डेल्टा मतलब चेंज, ये देखा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, वैसे लिखना है। तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ले, ये ब्रैकेट लगाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा T। जब प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट में प्लस साइन बताना पड़ेगा, नहीं लिखा तो भी प्लस मानते हो तो हमको मालूम है, लेकिन रिएक्टेंट में आपको माइनस साइन बताना जरूरी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट है बी है तो डेल्टा लेना है, अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, हो गया। ऐसा आपको एक्सप्रेस करते आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और लिया रिएक्शन, नाइट्रोजन रिएक्शन हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अब ये नाइट्रोजन रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन रिएक्टेंट। नाइट्रोजन तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं, देखो 1 है, 1 नहीं मतलब 1 लिखा है, तो 1 को लिखते नहीं, तो माइनस रिएक्टेंट को बता रहा है, डेल्टा मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, देखो ना इनटू अपॉन डेल्टा टी। फिर दूसरा एक और दिया है, 3 नंबर है, तो 3 जब नंबर जब आते हैं तो 1 बाई करना उसको, जो भी नंबर है तो 1, वो 2 होता है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, ऐसा, या 3 है तो 1/3, माइनस साइन, देखो रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल, देखो प्रोडक्ट में, देखो प्रोडक्ट में प्लस साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 है तो 1/2 डेल्टा
लेना है और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। ये ऐसा आपको एक्सप्रेस करना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं या फिर आपको करने बोलेंगे, एक्सप्रेस करने बोलेंगे। ये क्लियर हो गया एवरेज। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटली मतलब हमने जैसे ऐड किया वाटर में, इंस्टेंटली उसमें चेंज आना चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए इंस्टेंटली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दीजिए जरा, the rate of change of concentration of any one of the reactant or product, ठीक है ना, at specific instant मतलब given time is called instantaneous rate of reaction। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है rate of disappearance of reactant और rate of appearance of product, बराबर है। जैसे मान लीजिए जनरल रिएक्शन है, फॉर जनरल रिएक्शन देखो R से क्या बना है, R रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना है, कुछ भी ले सकते हैं, A से B, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट अ टाइम, ये टी टाइम में। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली डेल लगाना है आपको, क्या यूज करना है यहाँ पे, डेल, दिख रहा है ये डेल यूज किया है, ये डेल, डेल माइनस मतलब रिएक्टेंट के लिए डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, देखो प्रोडक्ट डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा, हो गया। तो अभी आपको एवरेज में डेल्टा का यूज करना है, ये देखो ये ट्रायंगल साइन को डेल्टा बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस में आपको डेल का यूज करना है, मतलब वेरी स्मॉल चेंज। ओके चलिए क्लियर हो गया, बहुत इजी सी टर्म्स है पूरे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे आप देखो एक जनरल रिएक्शन लिया हमने यहाँ पर, ए से ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट, ओके, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कॉफी, मतलब नंबर लिखते हैं 1 2 3, 1 नहीं लिखते, 2 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 जो भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अभी ये दोनों रिएक्टेंट है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखो, माइनस ए है उससे 1 अपॉन ए, माइनस मतलब रिएक्टेंट को बता रहा है, फिर डेल इंस्टेंटेनियस, और ये आपका ए अपॉन डी टी, फिर ऐसे माइनस 1 अपॉन बी लिखा है, बी तो 1 अपॉन बी, ठीक है, डेल बी अपॉन डेल्टा डेल टी, 1 अपॉन सी, देखो रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस प्लस आ जाएगा, सेम पैटर्न से कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे कोई और रिएक्शन लिया जैसे N2O5 लिया, तो 2 है तो 1/2 माइनस साइन, देखो ब्रैकेट रख दिया उसको dt इक्वल्स टू, देखो यहाँ 1/4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो DO2 बस, देख लीजिए आ गया। वैसे आपको क्या करना, नेक्स्ट और एग्जांपल इसको ऊपर लेता हूं थोड़ा सा, देख लीजिए फॉर इस रिएक्शन देखो, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको मैं, देखो तो यहाँ पे 2 F2 और ये 2Cl2O2 है, ये रिएक्टेंट है, माइनस आएगा डेल ब्रैकेट डाल के F2 अपॉन dt, माइनस 1/2, नंबर देखना है, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, ऐसा करना है, ठीक है। 2 ऐसे ही किया दो, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा उतना, ठीक है। और वन शॉट वीडियो है ना, और फिर इसका ग्राफ देखिए, अगर हमको रिएक्टेंट का ग्राफ बनाना है तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ये, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ग्राफ खींचेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा नीचे, देखो मैं लाइन बना रहा हूँ रेड कलर से, ये तो इसमें जो स्लोप रहेगा माइनस रहेगा, स्लोप माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट T1 ले लिया मैंने, या T1 जो भी होगा। यहाँ पे देखो ये आपका प्रोडक्ट का ऐसा बनेगा ग्राफ, ये प्रोडक्ट का ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट करके ऐसे है फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया ग्राफ, ये हो गया आपका फॉर रिएक्टेंट के लिए, यहाँ पे प्लस स्लोप होगा, यहाँ पे माइनस स्लोप, कम हो रहा है नीचे की तरफ, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है ऐसा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा याद रखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, तो इसमें क्या करते हैं, रेट कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रेट लॉ बोला जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन टाइम इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये याद रखना है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। ये तो समझने के लिए आपको रेट लॉ ये याद रखना है, एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन व्हिच एक्सप्रेस the rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reactants is called rate law। मतलब अभी मैं आपको समझा दो, कोई भी रिएक्शन लिया, A से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट B बन रहा है, मान लीजिए प्रोडक्ट B, तो ये रेट सिर्फ रिएक्टेंट लिया के लिए, मतलब रेट ऑफ ऐसा होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ऐसा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, रेट अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आएगा K लिखा और लिखा हमने एक्टिव मास ऑफ A, ऐसा लिखते हैं। रेट ऑफ मतलब सिंपल वर्ड से मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रहता है, रेट लॉ जो रहता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, मतलब रेट शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
ठीक है, उसके सामने जो नंबर्स होंगे, मोल्स होंगे, स्टोइचियोमेट्री वो पावर रेज करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए को बी से रिएक्शन का तो बनेगा सी और डी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर रेट इक्वल्स टू के लगाया, कौन डायरेक्ट साइन लिया हमने यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो रेट इक्वल्स टू ऐसा करके लिखना, लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। अब ये पावर एक्स लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, मतलब ये जो पावर है वो नंबर के इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वही चीज समझाया मेरे को यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा बी मैंने या वाई, देखो एक्स वाई लिखा, दिख रहा है, तो कांस्टेंट क्या लिए, के लिए यहाँ पर, तो ये हो गया, ये रेट लॉग है। अब इफ एक्स को 1 ले लिया, वाई को 1 लिया, तो रेट आपका ये हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर एक्स आपने 2 लिया और वाई 1 लिया, तो आपका ये हो जाएगा, मतलब ये जो नंबर है एक्स वाई ये सेम भी उसके बराबर भी हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो फॉर रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज किया तो वाटर और ऑक्सीजन बना, तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ठीक है, इट इज फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, देखो इस पे 1 है, मतलब पावर 1, तो इसमें क्या रेट इक्वल्स टू ये लिखा 1 पावर रहेगा, तो इसको हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऐसे करके, ये 1/2 तो ये तो इक्वेशन से आने वाला है, ये तो ऐसे रेट ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पावर जो होगा ये एक्सपेरिमेंटली 1 पावर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप जैसे NO2 लिया प्लस CO, तो क्या होना है NO प्लस CO2, तो इट इज एक्सपेरिमेंट फॉर्म दैट, वो द रेट कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 इसमें पावर 2 है, 2 पावर, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली आया है। लेकिन हम अगर इसमें देखते हैं रिएक्शन से हिसाब देते तो यहाँ पे 1 है लेकिन पावर 2 है, तो इसको ऐसे लिख, लेकिन ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो ये जो लिखा है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखा है वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो रेट जो रहेगा वो आपको यार रेट इक्वल्स टू, देखो रेट इक्वल्स टू क्या रहेगा, के पावर कितना है इस पर, ये एक्सपेरिमेंटली है, पावर 2 है, ठीक है ना। और ये इसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है डेल, तो इसका अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखूंगा मैंने, माइनस डेल NO2 अपॉन, यहाँ पे लिखूंगा मैं डेल T, ऐसा लिखना, ये ऐसा है इसके लिए। इसका 0 होता है, CO का क्या होता है 0 होता है, इंडिपेंडेंट है 0, मतलब ओवरऑल जो आता है रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो अभी इतना ही समझ आ गया। अब इस पे एक छोटा सा एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, देखो लिखा है देखो NOBr से क्या होना है, NO2 प्लस Br2 होना, देखो तो रेट लॉ क्या होगा इसका, रेट ऐसे लगा सकते हैं K इक्वल्स टू आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू लगा, तो बता सकता हूं, करके दिखाता हूं मैं, इक्वल्स टू K NOBr, इसमें पावर कितना 2 है, ये हो गया। तो अभी इसके लिए इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन कितना दिया, रेट दे रखा है 6.5 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका ये दे रखा है 2, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। तो आपको रेट कांस्टेंट होता है, मतलब क्या रेट इक्वल्स टू ये हमने इक्वेशन लगा दिया, तो रेट मतलब रेट कांस्टेंट के निकालना है आपको, तो रेट की वैल्यू दे रखी है 6 और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो रख दिया और हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, एक कट हो जाएंगे, ये एक कट हो जाएंगे पर सेकंड रहेगा, तो ये आएगा डिवाइड करने से इतना आ जाएगा 1.625, हो गया। इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है। अब देखते हो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो होता है सम ऑफ पावर जो होते हैं ना उसको सम करना, आप लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है ना, SA1 SA2 याद आ रहा है कि नहीं। देखो द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन लिया है, कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट है, स्मॉल a b c d क्या आएगा, कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा इसका, देखो हमको सिर्फ रिएक्टेंट लिखना है, बराबर है, ठीक है। अब जरा देखिए ओवरऑल रिएक्शन मतलब अभी सम कर एक्स वाई का सम कर दिया, तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके यहाँ पर, ऑर्डर कितना आ गया इसका x + y, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए 1 + 1 2, 2 + 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं जरा। देखो इफ एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, देखो एक्सपेरिमेंट निकाले, इसका कितना निकला 1 है, जबकि नंबर कितने 2 है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली, ये 2 पावर में नहीं आप लिखना नहीं, ये याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देखो द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पावर वाली, ये एक्सपेरिमेंटली मालूम चलेगा किसको पावर 1 है, लेकिन ऐसा देखेंगे तो एक्चुअली हम कैसे देखेंगे इसको,
रेट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम लिखेंगे तो इस रिएक्शन को देखकर तो मैं इसको ऐसे लूँगा H2O2 इस पे पावर 2, जबकि ये गलत है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू 1 है, समझ आया, ऐसा है। इफ द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन रेट रिएक्शन लिख लीजिए H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस H है, तो अब इसका रेट कैसा आएगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो मतलब 2 आ जाएगा, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, समझ में आ गया, ऐसा बहुत ईजी है। अब इसके की पॉइंट समझते हैं, की पॉइंट्स क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, ये होता है आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, आपको ये याद रखना पड़ेगा, कैसा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन, इंटीजर मतलब होता है आपका 1 2 3 और फ्रैक्शन हो सकता है, देखो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो देखो अब यहाँ पर CH3 दिख नहीं रहा, मैं बढ़ा देता हूँ दोनों, ये वैसा। तो एसिटाल्डिहाइड से बनेगा आपका ये मीथेन, NH4 नहीं दिख रहा है, 4 पर देता हूँ, ये देखो हो गया। तो अभी देखो इसका रेट ऑफ देखो कैसा 3/2 है, मतलब फ्रैक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज 3/2, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन हो सकता है 1 2 3, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है ना। मैं सीधा बताऊँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है आपको, मैंने बताऊँ क्या, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और फ्रैक्शन हो सकता है। डायरेक्ट ऐसा बता देता हूँ, फ्रैक्शनल भी हो सकता है जैसा, और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओवरऑल बता दिया आपको सब कैसा। तो अब ऑर्डर रिएक्शन क्या है, 0 है, बार अलग से 0 है, तो इसका 0 है, CO का 0 होगा, तो NO2 का कितना होगा, 2 होगा, और CO का कितना होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। मैं जरा जल्दी बताता हूँ, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे जो थर्ड ऑर्डर हो सकते हैं, तो थर्ड कुछ हो, ओनली फ्यू रिएक्शंस आर थर्ड ऑर्डर आर नोन, लेकिन रिएक्शंस विद ऑर्डर कैसे होता है, हायर देन 3, 3 से ज़्यादा रेयरली होता है, बहुत ही कम होते हैं। मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 2 तक ठीक है, 3 थोड़े कम होंगे, लेकिन 3 के ऊपर रेयरली होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इस पे एक आपका टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन दिया है, NO को H2 से रिएक्शन किया, N2 और H2 होगा, ठीक है। अब रेट लॉ निकाल सकते हैं इसका, ये लिखा है रेट लॉ का, दिख रहा है आपको, रेट लॉ दिख रहा है, ये लिखा है। तो व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO और H2, ऑर्डर पूछा है, तो ठीक है, इस पे कितना, NO का कितना है 2, नंबर 2 है ना, इसका कितना है, एंड दैट ऑफ H2 इज 1 है, H2 का 1 होता है, यहाँ 2 लिखा है लेकिन H2 का 1 होगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, हेज, हाँ तो बराबर। तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर NO, ठीक है ना, इज इन NO और फर्स्ट ऑर्डर किसमें, H2 में हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, 2 + 1 मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा निकालना है, ये आपको सीखना है, मेरे समझ में आएगा, अभी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। अब देखिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है, A + B को रिएक्शन के तो P बना, तो इसका देखो 3.6 × 10⁻² मोल पर DM³ पर सेकेंड, A की वैल्यू दे रखी है इसमें, B की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट निकालना होगा, आपको क्या निकालना है, K निकालना है। तो यहाँ पे देखिए रेट, अब इस रिएक्शन रेट ये लिख दिया हमने, रेट K ऐसा आ गया, तो निकाल सकते हैं, R की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कट हो सकता है कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें 18 मोल, मतलब 18 क्या था, मोल स्क्वायर DM³ 6 और पर सेकेंड, ऐसा है। मतलब आपको सोचना है, यूनिट्स पूरे यूनिट्स लिखना, जो कट होते लिख दीजिए, जो कट नहीं होते मन नहीं मत करना कट, ठीक है ना, ऐसा आपको कर लेना, इसके अंदर से बन जाएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसका प्रॉब्लम ये थी, यहाँ स्क्वायर आ गया उसके लिए, यहाँ पे ना ये B² इसलिए B यहाँ पे लिखा है, उसके कारण वो डबल हो गया, ये वैल्यू डबल हो गई पूरा, ठीक है ना, ऐसा करके सॉल्व करना आसान है। अब देखते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी देखते हैं इसके, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन, तो लिखा है सब में एलिमेंटरी, द रिएक्शन लिखा है, a reaction which takes place in single step and cannot be broken down further, simpler chemical reaction is called element reaction, बराबर है। जैसे ये सिंगल, इसका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो एक मिनट मुझे गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे O3 होना चाहिए, O3 को डिकोज करके O2 और ऑक्सीजन बनाएगा, ये देखो ये सिंगल स्टेप वाला एलिमेंट रिएक्शन। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट रिएक्शन, जितने रिएक्टेंट पार्ट लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मॉलिक्युलरिटी। देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए जरा इधर, मैंने एक सम लिखा है O3, यहाँ भी O3 आएगा बेटा, O3
मिस्टेक हो गई थोड़ी, O3 से बनाएगा O2 है ये, तो ये यूनिमॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल देखो, दिख रहा है आपको, एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, यूनिमॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल 2 है, तो इसको लेंगे बाई मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलरिटी कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा कोई कंफ्यूजन बन जाएगा? तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो स्लो स्टेप होता है ना, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म का, जो मतलब मैकेनिज्म इसको लेंगे 2-3 स्टेप में हो सकते हैं, 2 होंगे कम से कम, 2 तो होना जरूरी, फिर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखना, द स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, सबसे स्लो होगा, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन called rate determining step, RDS, and it determines rate of overall reaction निकालेंगे, और उसमें reaction intermediate भी होगा, the additional species other than reactant and product produced in the mechanism of a reaction is called reaction intermediate। मतलब ये आपका क्या होगा, एक तो RDS होगा, रेट जो स्लो स्टेप होगा वो RDS, और उसमें पूरा जो कॉमन स्पीसीज कैंसिल करेंगे, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में जो नहीं दिख रहा है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है ना। अब एक पॉइंट, अब ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना जरा आप लोग, इट अपीयर्स इन, मतलब रिएक्शन मीडियम की बात कर रहे हैं, रिएक्शन में इंटरमीडिएट, इट अपीयर्स इन द मैकेनिज्म बट डज नॉट अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन नहीं दिखेगा आपको ये। फिर एक याद रखना है कि इट इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म एंड कंज्यूम इन द सब्सिक्वेंट स्टेप, क्योंकि 2 स्टेप 3 स्टेप उसमें कंज्यूम हो जाता है वो, ठीक है। जैसे अब देखो हमने अभी यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन देखो यार, ये रिएक्शन जरा समझ लीजिए एग्जांपल को आप इसको, जैसे NO2Cl, इससे बना NO2 और Cl, तो ये जो रिएक्शन ये आपका 2 स्टेप में होगा, देखो पहले फर्स्ट स्टेप में और ये सेकंड स्टेप में, दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट स्टेप को K1 दे दिया मैंने, ये स्लो है इसलिए, और यूनिमॉलिक्यूल, ये स्लो स्टेप, ये जो होगा आपका RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकंड स्टेप फास्ट है, ओके। तो अब देखो इसमें देखा, अब इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें क्लोरीन कट हो जाएगा, बाकी कुछ कट होगा कि नहीं, ये लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन में दिख रहा है कि क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, उसको लेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रेट देखो, रेट लॉ लिख दिया हमने इस रिएक्शन पहले, और आरडीएस लिखना जो आपका मेन रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन, इसका ये इसका आरडीएस लिख दिया मैंने, इसका मैंने लिख दिया रेट, और क्लोरीन इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम इन द सेकंड स्टेप, सो इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए। क्लोरीन इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, एंड कंज्यूम सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है ना, सो इट इज अ रिएक्शन, तो क्लोरीन यहाँ पे रिएक्शन। तो ये इस पे एमसीक्यूज आते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं और आपके सीटी में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर अभी बताया था आपको, मॉलिक्यूलरिटी बताया मैंने, ये दोनों टर्म आपने अभी क्लियर किया हम लोगों ने। ऑर्डर होता है इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट रिएक्शन। दोनों क्लियर है। अब देखिए कैसे करना है, मैंने एक रिएक्शन लिखा है, देखो ये देखिए जरा, ओजोन को हमने ब्रेक किया तो बनेगा O2 और O, ठीक है। तो इसका रेट लॉ लिख सकते हैं, ये लिख दिया, रेट लॉ बराबर है। तो सो फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और कैसी यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल यूज कर रहा है, देखो रिएक्टेंट एक ही है इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर, और फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेरिमेंट इसकी वैल्यू 1 है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। वैसे देखो अभी ओजोन को ऑक्सीजन रिएक्शन तो O2 बनता है, इसका रेट रिएक्शन क्या है, R इक्वल्स टू O, ये लिखा, इसका 1 + 1। अब जरा ध्यान से देखना, ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि 1 + 1 2, और ये बाई मॉलिक्यूलर भी है, 2 हो गया, ऑर्डर भी 2 है और बाई मॉलिक्यूलर भी है, SN2 आपने पढ़ा हुआ है, SN2 ऐसा। तो however the order and molecularity of the reaction may or may not be same। देखो ये याद रखना है कि ऑर्डर, ये वाला पॉइंट बहुत काम का है अभी आपको, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन may or may not be same। समझ में आया? चलिए अब हम ये जो डिस्टिंग्विश देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलर डिस्टिंग्विश, तो पहले पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके 4 पॉइंट याद करके जाना, रट्टा मार के जाना है। देखो पहला तो डेफिनेशन, ये तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलर डेफिनेशन याद है, यहाँ थोड़ा हमने चेंज कर लिखा है, कोलिजन के फॉर्म में लिखा है, नहीं तो इसके पहले जो लिखा है वो लिख देना है डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिख देना, तो पहला पॉइंट दोनों का क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एंड कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलर सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन में एप्लीकेबल है। और ये जो होता है ऑर्डर, तो इट इज द डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब ये कैसा होता है मॉलिक्यूलर, इट इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट है,
ये एक्सपेरिमेंटली है। फिर देखो इट में भी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, लेकिन ये कैसा होता है आपको मॉलिक्यूलरिटी कैसा होता है, इंटीजर होते हैं 1 2 3 ऐसा होता है, जीरो नहीं होता, 1 2 3 से होता है स्टार्ट। फिर देखो इट गिव्स मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये क्या इट डज नॉट गिव मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं देता, इसका मैकेनिज्म ऑर्डर है, इसका नहीं होगा, ठीक है। इसके फिर इट में चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल हिसाब से ये चेंज हो सकता है, लेकिन इट डज नॉट चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। 4 पॉइंट रट्टा मार लीजिए, बात खत्म। ओके चलिए अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देखते हैं इंटीग्रेटेड। तो उसमें पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं। तो हमने एक रिएक्शन देखा है, जनरल रिएक्शन, ए से क्या बना प्रोडक्ट, तो अभी उसको हम लगा सकते हैं, अभी हमने सीखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देखो माइनस रिएक्टेंट के लिए ए के लिए माइनस आएगा, बराबर है। तो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी डायरेक्ट इनटू ए, बराबर है। इसको इंटीग्रेशन ये बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ए का मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, और ये जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, ये रेट है, ये जो है रेट को लिखा है, ये रेट है, ये क्या है पर रेट, याद रखना है, रेट ऐसे लिखते हैं, रेट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, अब सपोज हमने टी क्या ले लिया है, जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिया है मैंने, ए नॉट लिया है, मतलब इसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और देखो ए इक्वल्स टू ये ए टी, टी नीचे है एक्चुअली, टी नीचे, तो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी है, तो याद है, तो ए को मैंने ए नॉट लिखने वाला हूँ, अब इस ए को मैं ए टी लिखने वाला हूँ टाइम टी पर, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर लिख दिया डेल टी, ये तो रेट है इक्वल्स टू माइनस टी, तो बराबर है, माइनस ये साइन यहाँ का माइनस साइन इधर ला लिया, माइनस साइन इधर लिख दिया, सामने का इधर लिख दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर इस ए को नीचे ले जाऊंगा मैं, और इस डी टी को ऊपर ले जाऊंगा, देखो रीअरेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, रीअरेंज, यहाँ पे मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, रीअरेंजमेंट ऑफ, रीअरेंजमेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको अब इस इक्वेशन का आपको क्या इंटीग्रेशन करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम क्या लिया है, ए नॉट टू ए टी, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ए से लेके ए नॉट लिया है, दिख रहा है, ये ए टी है, ऊपर टी दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, ये ओ नीचे है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत बारी बारी है। तो यहाँ पर ये देखो अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब इसमें क्या होगा, डी डी हट जाता है, आप जानते हैं सब, जिनका मैथ्स है उनको आता है, डी डी हट गया, ये आ गया इक्वेशन आपका, इसको एक्सपांड कर लिया, आई एन करके लिखकर, ठीक है, इसको कर दिया ऐसा, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, के टी, इसको फिर इस फॉर्म में लिख लेंगे, के टी को ऐसे लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको देखो आई एन को कॉमन ले लेंगे, इसको अपॉन ले लिया, ये टी है यहाँ पर, ये टी है और ये ओ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इन आई एन, ये ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है, नहीं दिख रहा उसको मैं रेड कलर लिख दे रहा हूँ। अब के इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये नेचुरल लॉ को हटाने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करते तो लॉग टू द बेस 10 हो गया, ये हो गया। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखना, इसको बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि रेट लॉ, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये के निकालने के लिए यूज करते हैं, इसको टी भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको के निकालने आता है आपको। अब देखो रेट लॉ को हम लिख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, केस वन, देखो केस वन में क्या करेंगे, ए नॉट को ए ले लिया है, ए टी को मैंने ए माइनस एक्स ले लिया, देखो अब यहाँ पे ए टी की जगह पर ए लिख दिया है, मतलब ए की जगह ए लिख दिया है, और ए टी की जगह पे ए माइनस एक्स लिख दिया है, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म, ये पहला फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया, ये फॉर्मूला ये याद रखना, मेन फॉर्मूला। और ये रेट लॉ को पूरा क्या करना है, इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पूरा डिराइव कर रखना है, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। अब सेकंड केस में देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अब क्या क्या ये इक्वेशन है, यहाँ पे टी अपॉन ओ है, ये के माइनस के लिखा है, तो अब क्या कर सकते हैं, टी अपॉन ओ लिख देता हूँ, फिर दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ए टी, देखो कैसे लिखेंगे, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर के टी, हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया फर्स्ट ऑर्डर, तीन फॉर्म आ गया, समझ आ रहा है आपको। तो देखो पहला फॉर्मूला कौन सा आ गया आपका, ये आ गया फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड फॉर्मूला आपका ये आ गया, थर्ड फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले हो गए, ये एक्सपोनेंशियल, इसका यूज कम होता है आपका, ज्यादातर ये दो फॉर्मूले आपको काम आते हैं न्यूमेरिकल में बस, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटर ऑफ कॉलम के इक्वल्स 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस a नॉट अपॉन 80, ये फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर
ये जो है ये आपका यूनिटलेस है, ये कैसा आपका यूनिटलेस है, यूनिटलेस। तो फिर इसका तो डायमेंशन कुछ होगा, तो के का डायमेंशन होता है पर टाइम, पर टाइम मतलब क्या हो सकता है पर सेकेंड, पर मिनट, ठीक है ना, पर आवर, ऐसा ये लिखा है दोनों सब में। तो आपको याद रखना है कि बिकॉज log to the base 10 a not upon a t is a unitless quantity, तो डायमेंशन ऑफ k विल बी क्या होगा पर टाइम, पर टाइम में क्या होगा आपका k की यूनिट पर सेकेंड, पर टाइम, पर मिनट, पर आवर। तो ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है आपकी पर सेकेंड मेन यूनिट है, पर सेकेंड, ये याद रखना। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन उसको हाफ करना है, वन हाफ कर देना है उसका, उस जो इनिशियल मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहता है वो, उसका हाफ कर देना है। जैसे मान लो 10 है, 10 का हाफ कर दिया 5 आ गया, 5 हाफ कर दिया 2.5 आता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहता है। द टाइम, देखो अब यहाँ पे डेफिनेशन जरा देख लीजिए, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट concentration to decrease to one half of its initial value of the concentration is called half life of reaction। तो डेफिनेशन पूरा हो गया। अब देखो इंटीग्रेटेड लॉ, रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने निकाल चुके हैं, ये हमको आता है, बराबर है। तो अब हमने क्या किया, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये ए टी जो रहता है ये कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पर होता है, टाइम टी, बराबर है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि हाफ कर दिया, टी को टी हाफ कर दिया, ए टी बाहर है, ए टी को हमने ए नॉट बाहर लिखो बाई ए बाई 2 कर दिया, ए नॉट बाई 2 कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब इसको भी हाफ कर दिया और टी को भी हाफ कर दिया। अब उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर अभी, तो क्या हो जाएगा देखो आपका क्या जाएगा, देखो तो यहाँ पे ए नॉट अपन ये होती है, ए नॉट कट हो जाएगा आपका, बराबर, ये बाहर लिखना चाहिए, ओ नॉट बाहर लिखना चाहिए। अब 2 रह गया, log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो कितनी वाली 0.3010। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 0.693 अपॉन के, ये हो गया। तो टी हाफ जो होता है ये हाफ लाइफ का, और ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अब देखो इस इक्वेशन हमको क्या दिख रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट, देखो पहला पॉइंट मेरा ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ दिख रहा है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ of first order reaction is independent of concentration of reactant, ये पहला पॉइंट है, concentration independent है, and half life of first order is the inversely proportional, मतलब कि T half is inversely proportional to rate constant, ऐसा है। हो गया, चलिए अब देखते हैं graphical representation of half life period of first order reaction, graphical representation। तो इसमें कुछ नहीं है, तो समझ नहीं था मैंने क्या किया, देखो ए नॉट हाफ, ए नॉट 4 और हाफ करते जा रहे हैं, टी हाफ दो, टी भी हाफ करते जा रहा है, तो ऐसा आपको ग्राफ है, ग्राफ ये याद रखना है, इतना ग्राफ आपको याद करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ ये नहीं लिखा तो चलेगा, ये है ना, इसको नहीं लिखा तो चलेगा, टेक्स्ट बुक देख ली, टेक्स्ट से पहले मैंने थोड़ा अपने अलग तरह से लिखा है मैंने, तो आप डायरेक्ट ग्राफ ऐसा मारा देते तो काम चल जाएगा आपका, देखो ठीक है ना, ग्राफ याद करना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस खत्म। उसका देखो ग्राफिकल रिव्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का देखो द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ए से क्या होना प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका रेट ऐसे लगाएंगे, देखो रेट को हम कैसे लिख रहे हैं, देखो ये देखो माइनस रिएक्टेंट के लिए डेल ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, फिर के इक्वल्स टू ए टी प्लस ओ, तो ये किसके बराबर लिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन वाला होगा आपको इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसके देखो y equals to mx plus c, दिख रहा है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऐसा है, देखो इसको प्लॉट किया तो इसमें क्या आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, मतलब देखो खत्म, ठीक है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो हमने लिया इंटीग्रेटेड लॉ फॉर, देखो ये लिखा है, इसमें हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके हमने ऐसा कर दिया, kt अपॉन 2.303 log टू द बेस a नॉट माइनस log टू द बेस 10 at, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इसका भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ग्राफ याद करना, इसका स्लोप याद कर लेना, स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप आप स्लोप पूछ लेते हैं कभी, तो माइनस के अपॉन 2.303 याद कर लेना, खत्म, बाकी कुछ नहीं, स्लोप याद रखना है और ये ग्राफ याद रखना है, खत्म, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद इंटीग्रेट लॉ लगाए, तो इसमें log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन a t इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 ये t, इसको देखो ये y है, यहाँ पर y दिख नहीं रहा पूरा, y mx, तो इसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, इसकी ओर से हमने खींच दिया लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कुछ नहीं ना, ग्राफ को लर्न कर लेना बस, बाकी कुछ चाहिए इसके अंदर।
अब इसके एग्जाम्पल याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर में देख लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकम्पोज किया तो वाटर ये बनेगा, इसका रेट कौन सा 1, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है N2 भाई, ये 2 एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर के, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है, एग्जांपल याद कर लेंगे दोनों बस, ठीक है। चलिए आगे इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो कैसा है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है, 990 सेकंड दे रखा है, ठीक है। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है इसका 0.08 मोल पर dm³ एंड व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स, कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो फॉर्मूला अपना मेन फॉर्मूला लिए है K इक्वल्स टू, अपना फॉर्मूला क्या रहता है, टी हाफ, देखो बताता हूँ, टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन K। अब वो K निकालना है, रेट कांस्टेंट, K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर टी हाफ, देखो तो वैल्यू डाल दिया इसके अंदर, टी हाफ की लिख लेती, डिवाइड करके कितना आ गया, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया K की वैल्यू आ गया कैसे है ना। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है वो, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको इसमें, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये लिखा है व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर, रिमेन मतलब आपका 80 निकालना पड़ेगा, इनिशियल नहीं पूछा उसने, इनिशियल दिया हुआ है, टी दे रखा है, मिनट्स में तो सेकंड्स में करें ना, और 80 निकालना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पर निकालना है। तो देखो ये ऐसा ले लो बाहर इसको, ये फॉर्मूला ऐसा रीअरेंज कर लो। अब इसमें के टी की वैल्यू डाल दी, सब डाल दिया, सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। फिर हमें ए नॉट अपॉन टी, अब क्योंकि अभी लॉग टू द बेस को निकालना तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग इतना आ गया वैल्यू। अब ए टी, इसमें ए टी बाहर निकाल दो, ए ऊपर रखो, ए की वैल्यू मालूम हमको ये है, और ये वैल्यू इसको डिवाइड करो, आंसर आ गया, देखिए कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% बोला है, 60% मतलब आपको इनिशियल से, क्योंकि अभी जो ए जो रहता है ना, इनिशियल जो रहता है ये ए रहता है, ये हमेशा 100 लेना है, और 80 जो रहता है वो आपको फाइनल लेना है, ये 80। तो आपको क्या करना है, 100 में से इसको माइनस कर दो 60%, तो कितना आ जाता है 40, ये आ गया आपको वैल्यू। तो ये देखो ये 80 आ जाता है, ये 80 ए है आपके 80 नहीं, 80 निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको, देखो 100 माइनस 60 तब 80 आता है। 80 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी होगा आपका वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ लिख देना 60 कर दिया हमने, ये आ गया, ठीक है। तो टाइम 45 मिनट्स, तो क्योंकि इसे निकालना है क्या हो रहा है, कैलकुलेट हाफ लाइफ मतलब टी हाफ ही निकालना है, तो जिसमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, कर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं है, यहाँ कर दो तो चल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइड इसको कैंसिल करके कितना है 2.5 आएगा इसका, तो log 2.5 का कितना आता है, ये वैल्यू log 2.5 का। अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, मिनट्स में आ गया आंसर ये। तो यहाँ टी आर तो इसका के की वैल्यू डाल दो, के वैल्यू के निकाला आपने, के ऐसा हो गया, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब तो एक छोटा और क्वेश्चन बताता, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड फॉर, ये एमसीक्यू फॉर्म में दिया है मैंने, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपको दे रखा है इतना सेकंड में, टाइम दे रखा है, तो इट्स रेट कांस्टेंट है, तो आपको मान लो कि टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो इट्स रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है आपको ना, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है आपने, तो रख दो वैल्यू इसके 0.693 अपॉन इसका कितना है 69.3, पॉइंट को शिफ्ट कर दो बस, पॉइंट को पीछे लाएंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻2 पर सेकेंड, हो गया सर, इसका आंसर ए आएगा। ऐसा ये थोड़ा एमसीक्यू आपको बता दिया कैसे करना है। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। गैस फेज देखो हमने इंटीग्रेटेड लॉ निकाल चुके हैं, सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे ए नॉट की जगह पे क्या रखना है पी आई इनिशियल, और ए टी की जगह आपको क्या लिखना है कि पी ए होता ये होता है 2, ये रख दो 2 पी आई माइनस ये, देखो ये रख दो, खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, देखो द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो ये दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम टोटल, ये स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, टोटल देखो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, टोटल प्रेशर बार ये दे रखा है, 0 का ये दे रखा है, 100 का इतना दे रखा है सेकंड में। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालना है अभी आपको, तो ये फॉर्मूला आपका, अब इस वैल्यू डाल दो, पी नॉट की 0.5 बार लिखा है, पी का लिखा है 0.6 बार, टाइम दे रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो सारे जो कट हो सकता है कट कर दो, तो ठीक है, ये बार बार सब कट होने वाले हैं आपके, तो आपका ये इससे डिवाइड करके आपका आंसर इतना आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपने सब ये किया वन शूट में थोड़ा सा फास्ट ही आता है थोड़ा सा,
ठीक है, चलिए अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो द रेट ऑफ ऑर्डर जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें कोई पावर नहीं होता है। तो अब देखो जीरो ऑर्डर एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, ए से लेके पी, ए रिएक्टेंट है पी प्रोडक्ट है। अभी डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेते हैं इसके अंदर। देखो रेट तो ए पे लगा दिए तो हमको आता है बराबर है जीरो पावर जीरो इस पर इक्वल्स टू के। तो रीअरेंज करो इक्वेशन फर्स्ट को, तो आ जाएगा डी ए, इस पर आप इंटीग्रेशन कर दो। तो a इक्वल्स टू ए नॉट लिया एट टाइम t, a को लिया ए टी एट टाइम t ले लिया। ये आपका अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें डी डी हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, आ गया बराबर है ना, ये हट गया ना आपका, ये तो ये ऐसे आएगा आपका बराबर है के टी बराबर है, ये नहीं देख लीजिए के टी, ये डी हट गया है तो आपको के टी इक्वल्स टू क्या आ गया, फॉर्मूला कर कितना आसान है। चलिए अब देखते हैं यूनिट्स क्या है इसका। के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, तो इसका तो कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर लीटर, इसका टाइम है का क्या होगा टी, मतलब क्या हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। यहाँ पे याद है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और रेट दोनों का सेम रहता है यूनिट। अब देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने इक्वेशन निकाल चुके हैं इसका, के इक्वल्स टू हमको मालूम है। तो हमने यहाँ पे टी को टी हाफ ले लिया, ए टी को ए हाफ ले लिया, उसको हाफ ऑफ कर दिया, तो उसके अंदर वैल्यू डाल दो अब ये सारी। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हाफ ले दिया, हाफ ले दिया। तो अब इसको माइनस करके आपका कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर हाफ है ना ये, तो आपका कट हो जाएगा, ये आपका ये कट होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू, ये टू नीचे आ जाएगा ना, टू टी टू हो जाएगा। तो मतलब समझ आ रहा है आपको, इसके से माइनस किया, इसको इसकी वैल्यू कितनी आएगी बराबर है टू नीचे आ गया, तो ये टू टी, तो ये ऊपर ले जा रही है, टू नीचे आ गया, ये आ गया फाइनल इसका, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इधर हाफ, मतलब इसमें क्या रहता है टी हाफ, किसके रहता है के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या कर रहा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ए नॉट है ना, उसके लिए बड़ा समझ है ना, इजी है बहुत, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ए टी माइनस के टी है, वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस, मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन आएगा इसका, इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे आने वाली है, ये ए टी अपॉन टाइम की ओर से खींचते आएगा। तो ये ग्राफ याद कर लेना, ग्राफ काम कर रहे थे, और उसका स्लोप माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। और टी हाफ जीरो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीचे, तो मालूम है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एग्जांपल बता दें जी, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेट, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैटलिस्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैटलिस्ट वाला, से प्लैटिनम यहाँ पे क्या टंगस्टन, देखो जितने भी आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो सारे जीरो ऑर्डर में। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, सनलाइट की रिएक्शन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यहाँ 3 एग्जांपल दिए, मैं आगे तक बता रहा हूँ आपको एमसीक्यूज करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं CO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। CO2 फॉल्स, मतलब दिखने में हायर ऑर्डर की रहती है लेकिन एक्चुअली रहता है वो फर्स्ट ऑर्डर, उसको बोलते हैं CO2 ऑर्डर। देखो यहाँ पे ध्यान देना, द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर ट्रू रेट बट विच आर found to be follow the first order kinetics are called CO2 first order reaction। दिखने में हायर ऑर्डर दिखता है, जैसे मैं एग्जांपल देखो हाइड्रोस ऑफ मिथाइल एसिड, मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सारे ईस्टर ले सकता हूँ, जितने भी सीधा बोलो क्या ऑल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होता है वो CO2 फर्स्ट ऑर्डर, कोई भी रोल नहीं। देखो अभी हमने मिथाइल एसिड का हाइड्रोलिसिस किया तो बनेगा एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल बना, रेट लगा दो उसमें, तो के देखो रेट के डैश ये आया। अब वाटर का तो एक्सेस में होता है, as water present in large quantity, इसको कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट तो रेट आपका ही हो जाएगा, ए डैश को ये हो जाएगा, तो मतलब आपका ये फाइनल आएगा रेट, ये आएगा रेट इक्वल्स टू। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है और CO2 फर्स्ट ऑर्डर है, ये याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट CO2 ये आता है, इसको आपको याद करना है, विद एग्जांपल याद करना है, डेफिनेशन और ये एग्जांपल, बस हो गया। तो अब देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। चैप्टर इजी है, आप 1-2 बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट का रोल तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, तो डेफिनेशन आपको याद है सभी को। देखो अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस एडेड टू अ रिएक्टेंट एंड दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। आपको जैसे लिखना लिख सकते हैं आप मन से डेफिनेशन। अब जैसे पहले एग्जांपल ये, तो पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्शन के ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले रहा हूं यहाँ पर, देखिए मैं कैटलिस्ट MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो
क्या हो रहा है, KCl बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं लिया होता तो रिएक्शन स्लो हो जाता, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन फास्ट होगा, उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज ए कैटलिस्ट है, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीजेस, देखो रेट क्या है, इंक्रीजेस, ठीक है ना, विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव पाथवे एसोसिएट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और उसका ग्राफ ऐसे बनाया हमने, देखो ग्राफ EA 2 है, तो ये आपका विद कैटलिस्ट, ये जो है ना आपका विद कैटलिस्ट है, यहाँ पे कैटलिस्ट लिया हुआ है, कैटलिस्ट के साथ, तो इसको कम एनर्जी लग रही है, इसको ज़्यादा लग रही है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विद कैटलिस्ट हो गया आपका, ये विद कैटलिस्ट हो गया, ये विदाउट कैटलिस्ट हो गया आपका, ये वाला विदाउट कैटलिस्ट, ये ऐसा होगा, खत्म। एक और एग्जांपल, एक लास्ट देख लेते हैं और आपका ये चैप्टर खत्म। देखो डीकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन के कारण ले रहे हैं, अगर आयोडाइड आयन लिए तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो। देखो अब बताते हैं यहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी कितनी इसकी बता रहे हैं, देखो यहाँ पर 76 किलोजूल पर मोल, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, मतलब कैटलिस्ट आयोडाइड आयन यहाँ पर फास्टर हो जाएगा रिएक्शन, एक्टिवेशन डिक्रीज जाएगी और देखो टेम्परेचर कम लगा है, ठीक है ना, ऐसा होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में देखो यहाँ पर, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ग्राफ में देखो ये क्या हो रहा है, दो है, एक EA 2 है, EA1 EA2 मान के चलो ऐसा, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ये जो बना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, देखो ज़्यादा लगा, यहाँ पे बिफोर यूज ऑफ कैटलिस्ट कम लगेगा, तो एनर्जी कम हो गई, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कम लग गई, देखो ये आपको तो याद है, खत्म हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा फास्ट लिया क्योंकि चैप्टर इजी था, मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है, ठीक है। जो टाइप मैंने टेक्स्ट की न्यूमेरिकल लिए वो न्यूमेरिकल देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर को न्यूमेरिकल दिया करना है, और स्टार्टिंग के जो रेट लॉ के जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से देख लेना है, स्यूडो ऑर्डर देख लेना है, बाकी कुछ है नहीं, ग्राफ थोड़ा देख लेना, बस इतना इसमें से करना, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया है, तो उसके लिए बहुत आसान हो गया है चैप्टर, छोटा चैप्टर हो गया बहुत। तो आप इसको क्या करो, अभी जो इस चैनल में मेरे पहली बार आए वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो हमारे पुराने विद्यार्थी है, पुराने हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स है, इसको भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने सारे सोशल मीडिया में इसको क्या करेंगे, डाल देंगे, और अपने चैनल को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अभी आपने 9 चैप्टर और रहे हैं, बस 1 शूट के, ये 7वां चैप्टर जा रहा है, ठीक है ना। तो आप मेरा थोड़ा सा जल्दी, अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आपका अभी इसके बाद में इनऑर्डिक ले सोच रहा हूँ, इनऑर्डिक जल्दी हो जाएगा, इनऑर्डिक ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये थोड़े से बड़े ज़्यादा वेटेज और अच्छे भी है, कोऑर्डिनेशन, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन और पी ब्लॉक, मैं DFP और कोऑर्डिनेशन ये पहले निपटा दूँ सोच रहा हूँ, फिर बाद में ले लेता हूँ ये वाला कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस उसके बाद फिर अपना ऑर्गेनिक लेना शुरू करूँगा बाद में, फटाफट ऑर्गेनिक हो चुका है आपने 4, सिर्फ बायोमॉलिक्यूलर, पॉलीमर और ग्रीन, ये 3 रहेंगे छोटे चैप्टर, ठीक है ना, हो जाएगा, घबराइए मत, जितना जल्दी होगा मैं फटाफट करने की मैं कोशिश ये करूँगा कि मार्च के एंड तक आपका 1 शूट लेक्चर खत्म हो जाए। अब इंपॉर्टेंट वीडियोस में 2 ही रहेंगे, एक पॉलीमर, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री, 2 रहेंगे, तो कल देखता हूँ, कल मैं पॉलीमर डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए तब तक बाय, स्टॉप करते हैं अभी अपना आज का वीडियो।